चंद्रशेखर जी के बारे में है कि बेजा पर सवाल उठाते थे और जब वोटिंग उसका टाइम आता था तो हट जाते थे। अब कॉर्पोरेट जो है वो जो है राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दलों में अपने 10-10 20-20 कैंडिडेट सहूलियत के हिसाब से डाल रहे हैं। वो कॉर्पोरेट के फाइनेंस होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं थोड़े से, उनका शकल बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है और कई राज्यों में वो अलग अलग तरीके से घूम रहे होते हैं। जैसे बिहार में भी आजकल एक घूम रहे हैं, वो कॉर्पोरेट कंट्रोल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नमूना है जो आने वाले टाइम में पता चलेगा। दाऊद इब्राहिम के साथ ही पता नहीं कितने राजनीतिज्ञों का नाम जोड़ा जाता है और उसमें ये कोई नहीं है कि वो जो है वो क्या कहते हैं विपक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के ना हो। सत्ता पक्ष विपक्ष सब उसमें बराबर से शामिल। वो शामिल होना अपनी जगह पर है और संबंध अपनी जगह पर है। वरदराजन मुदालियर जो है वो बॉम्बे का वो था, वो दक्षिण भारत का था, उसके कितने लोगों से संबंध थे। हमको तो लगता है कि अब तो बहुत सारे लोगों को वोरा कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं मालूम होगी। न्यू जनरेशन को तो एकदम ही नहीं मालूम होगी ये रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये रिपोर्ट 1993 में आया था। जो 1993 और 94 में जब पैदा हुआ होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि राजनीति का अपराधीकरण और एक जो क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, उस पर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट इस देश के अंदर आई और उस रिपोर्ट पे आज तक गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब धनंजय सिंह जनता दल यू में है। जनता दल यू अभी फिलहाल बीजेपी के साथ है, तो क्या जौनपुर की सीट धनंजय सिंह के लिए जो है क्या कहते हैं बीजेपी छोड़ेगी? अब जब लिस्ट में आएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि अब ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश को अगर बिहार में कम सीटें मिलेंगी तो नीतीश के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। 2000 के बाद चूंकि बाहुबलियों के पास कुछ पैसे और भी आ गए, कोई लीकर के बिजनेस में बाहुबली था, कोई बालू के बिजनेस में था और कोई और तमाम धंधे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था, कोई बड़ा ठेकेदार था। तो इस तरह के लोगों का विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश होने लगा और राजनीतिक दलों को इसलिए मुफीद लगने लगा कि वो बाहुबली टिकट मांगने के बदले इनको ज्यादा पैसे देते थे, साथ में वो चुनावी जीत के लिए आश्वस्त करते थे कि अरे भाई आप हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, आप हमको टिकट दीजिए, हम आपको सीट भी जीता कर देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि जो शरीफ लोग हैं राजनीति से दूर होने लगे। आप पूरे प्रतापगढ़ में शराब का ठेका लेके, जिसकी नीलामी होती है, आप शराब का ठेका लेके चला लीजिए तो मैं नाम अपना बदल दूंगा आपको। पूरे प्रतापगढ़ में जब आप सरकारी ठेका लेंगे तो ठेकेदार को जो है डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि जाके जो है भैया परिवार से जो है समझ लो कि तुम कर पाओगे कि नहीं। बाहुबलियों की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में दो तरह के इस समय धारा चल रही है। एक धारा है जो राजनीति के अपराधीकरण से संबंध रखती है और एक धारा है जो राजनीति के कॉर्पोरेटीकरण से संबंध रखती है, और दोनों कहीं ना कहीं जाके ऊपर लिंक्ड हो जाते हैं। कहते हैं भारत लोकतंत्र लोकशाही की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई बार बड़े बड़े डिंग भी हाके जाते हैं। अभी भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही भारत में। जरा सोचिए कि जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे 296 मेंबर्स, उनके बायोडाटा को देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते थे, सैद्धांतिक चर्चा होती थी, चाहे आप सहमत हो असहमत हो। कई बार मैं बिहार विधानसभा में जाता हूं और बैठ कर देखता हूं, मुझे लगता है कि क्या यहीं पर जो है अनुग्रह बाबू, श्री बाबू, तमाम ऐसे लोग बहस करते होंगे। जो भी सहमति असहमति रही हो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का स्वरूप बदलता गया। ये बात सही है कि जब लोकसभा में, जब संसद में जब चर्चा चली थी कि उम्मीदवार के चयन के लिए शैक्षणिक कुछ पात्रता रखी जाए, इसका डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया था और उसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, पूरे भाषण का वीडियो बना चुका हूं, किस शर्तों पे, किन शर्तों पे उन्होंने विरोध किया। बहरहाल एक समाज का अपना एक सेंस भी होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना सेंस भी होता है, और 25 नवंबर को 1949 को उन्होंने संभावना व्यक्त की थी कि भारत की लोकशाही कैसी होगी, ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले राजनीतिक दलों के स्वभाव पर, उनके नेचर पे निर्भर करेगा। आज चर्चा लोकशाही, राजनीति और बाहुबलियों पर। दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। राजनीति में बाहुबली की चर्चा हो और बिहार उत्तर प्रदेश में चर्चा न हो तो मामला कुछ कंप्लीट बनता नहीं। इसीलिए अभी जो लोकसभा चुनाव आने हैं,
इन दलों में कितने बाहुबली, ये तो हम बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर अतीत में कितने बाहुबली किस पार्टी से कहां कहां नेता बने। यदि राजनीति में बाहुबली, शराब माफिया, बालू के ठेकेदार माफिया वो आने लगे और उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वैचारिक स्तर पर राजनीति हो, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है जैसे बिल्ली को दही की रखवाली। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नाथ पर, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव पांडे साहब हैं। दोनों हमारे जो दोस्त हैं उनका संबंध बिहार से है और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जेपी सिंह साहब, संजीव जी हरियाणा। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि काबा, बिहार में काबा और उत्तर प्रदेश में काबा, राजनीति और बाहुबली। स्वागत है सर जी। संजीव जी से शुरू कर लेते हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, वही लोकशाही आई थी पहले बिहार में। जी जी लिखवी रिपब्लिक। संजीव जी देखिए, अगर हम राजनीति में और लोकतंत्र में जब बात करते हैं, बाहुबलियों की बात करते हैं, तो भारतीय राजनीति में दो तरह के इस समय धारा चल रही है। एक धारा है जो राजनीति के अपराधीकरण से संबंध रखती है और एक धारा है जो राजनीति के कारपोरेटीकरण से संबंध रखती है। और दोनों कहीं ना कहीं जाके ऊपर लिंक्ड हो जाते हैं। दोनों राजनीति के अपराधीकरण की जो शुरुआत हुई, उसके लिए मतलब कि मैं कह सकता हूं कि हम मान सकते हैं कि इसकी शुरुआती दौर में एक बड़ी भूमिका बिहार की रही और कॉर्पोरेटीकरण की जो भूमिका राजनीति की हुई वो 1990 के बाद उदारीकरण के कारण हुई। तो राजनीति के अपराधीकरण की भूमिका की शुरुआत 1960 के दशक में जब शुरू हुई, तो वो शुरू तो ये हुई थी कि जो राजनीतिक दल के जो नेता थे वो बूथ लुटेरों का इस्तेमाल करते थे चुनाव के दौरान। मत पेटियों को लूटना, बैलेट पेपर को लूट लेना, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग, बूथ कंट्रोल करना। उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल होता था हमारे गांव में, बूथ कंट्रोल करना या बूथ कैप्चर करना। और बाकायदा मैं देखता था कि बड़ा एक चलन होता था कि हर जो कैंडिडेट होता था वो प्रोफेशनल बूथ लुटेरों को लेके आता था और वो बूथ लुटेरे बाकायदा हायर करके उनको 5 बूथ का जिम्मा दिया जाता था, किसी को 10 बूथ का जिम्मा दिया जाता था, फिर उनको वेपन्स दिए जाते थे। और उस जमाने में एक बम होता था, सुतली बम, वो बूथ लुटेरे अपने पास रखते थे और वो जरूर रखते थे। तो वो क्या करते थे कि बूथ पे एंट्री से पहले 300-400 मीटर पहले धमाके मारते थे 4-5। धमाका मारने के बाद क्या होता था, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि जब शुरू हुआ है तो जरा इसको लाइव ही बताया जाए। धमाका मारने के बाद वो 4-5 मिनट वेट करते थे और अगर से उधर, ये मतलब कि मैं बता रहा हूं कि ये हमारे आंखों देखी बातें हैं, मैं छोटा होता था तब की मैं बात बोल रहा हूं, 1980-85 की मैं बात बता रहा हूं। और उधर से अगर कोई रिटिलिएशन में कोई फायर आ गया, मतलब धमाका मार के उन्होंने देखा, टेस्ट किया कि उस बूथ पे कोई जो अपोजिट पार्टी का बंदा भी कोई हथियार लेके खड़ा तो नहीं है या उस गांव में ऐसे लोग तो नहीं है जो अपोजिट पार्टी से फायर मारेंगे और बूथ पे टकराव होगा। तो वो क्या करते थे कि जब 2-4-5 मिनट में कोई फायर का जवाब नहीं आता था तो कहते थे कि एकदम रास्ता साफ है, चलो फटाफट अंदर जाके बैलेट पेपर लेके साइन करा के अंदर फटाफट डालते थे, फाड़ते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता था, फाड़ देते थे, अंदर डाल देते थे। जहां पे फायर आ जाता था तो वहां पे बूथ लीडर फिर वहां से वो अगले बूथ की तरफ प्रस्थान कर जाते थे और वो कहते थे कि यहाँ पे फायर आ गया है, अगर हम जाएंगे भी तो 15-20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट तो यहाँ पे हम उलझ जाएंगे फायर करने में। और फायर करने में जब उलझ जाएंगे तो उससे क्या होगी कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, हमारा टाइम खराब होगा, मर भी सकते हैं और हमारा तो मोटिव है कि मैक्सिमम बैलेट पेपर मतपत्र में। तो ये जो स्थिति आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1970 के बाद, 1975-80 के बाद क्या हुआ कि जो बूथ लुटेरे थे उनका दिमाग खुल गया और उन्होंने कहा कि इनके लिए हम क्यों बूथ लूटे, हम अपने लिए बूथ लूट के विधानसभा में पहुंच जाए। तो आप देखिएगा 1980 के दशक से थोड़े बाहुबलियों की एंट्री बिहार में शुरू हो गई और उसके बाद 1990 के बाद थोड़ी सी और संख्या बढ़ी, 2000 के बाद और संख्या बढ़ी और 2000 के बाद चूंकि बाहुबलियों के पास कुछ
पैसे और भी आ गए। कोई लीकर के बिजनेस में बाहुबली था, कोई बालू के बिजनेस में था, और कोई और तमाम धंधे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था, कोई बड़ा ठेकेदार था। तो इस तरह के लोगों का विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश होने लगा, और राजनीतिक दलों को इसलिए मुफीद लगने लगा कि वो बाहुबली टिकट मांगने के बदले इनको ज्यादा पैसे देते थे, साथ में वो चुनावी जीत के लिए आश्वस्त करते थे कि अरे भाई आप हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, आप हमको टिकट दीजिए, हम आपको सीट भी जीता कर देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि जो शरीफ लोग हैं राजनीति से दूर होने लगे। जब उनको लगने लगा कि ये राजनीति में बाहुबली ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो और इससे कोई, और उसका एक और भी बड़ा देखा कि जो सुचिता और बहुत ही राजनीति में पवित्रता की बात करने वाले राजनीतिक दलों ने जो बाहुबलियों को पैसे दिया, क्षेत्रीय पार्टियों पे एलिगेशन लगता है कि बाहुबलियों के सबसे बड़ी शरण स्थली क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आरजेडी है, जदयू है, ऐसे बाहुबली मिलेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसमें कम दोषी नहीं है, यहाँ भी बाहुबलियों की बहुत बड़ी संख्या मिलेगी आपको। तो उस पे आते हैं, पहले जेपी सर लिए से एक टिप्पणी ले लेते हैं। अभी जेपी सर से एक टिप्पणी ले लेते हैं। जी सर, बिहार से शुरू करते हैं। आपने तो संजीव जी से ज्यादा आपकी मेमोरी होगी, आप थोड़ा बड़े हैं तो नजदीक से आपने 70 के दशक में तो देखा ही है। जी सर। देखिए सर, पूरी शब्दावली राजनीति में बदल गई है। मसलन पहले कहा जाता था जब हम लोग छोटे छोटे थे कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, फिर शब्दावली उसकी बदल के हो गई कि ईमानदारों को प्रोटेक्ट किया जाए, और आज की डेट में भ्रष्टाचारी और ईमानदारी वाली ये दोनों शब्दावली तिरोहित हो गई। बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे राजनीति का अपराधीकरण, फिर अपराधीकरण ये बदल के हुआ अपराधी का राजनीतिकरण या अपराध का राजनीतिकरण, और आज की डेट में ये भी जो है वो क्या कहते हैं जुमला या शब्दावली या जो भी कहिए वो बदल गया है। आज की डेट में आपको राजनीति के अपराधीकरण का कहीं भी चर्चा नहीं होगी, न कोई विद्वान इसके ऊपर कलम तोड़ता होगा। अब तत्कालिक संदर्भ में बिहार तो खैर बाद में है, उत्तर प्रदेश जहां मैं रहता हूं, अचानक राज्यसभा के चुनाव ने जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, उसमें हालांकि दूसरी जातियों के लोग भी हैं, लेकिन एक जाति विशेष जो जेपी सिंह की जाति है, उसके बाहुबलियों का जो है अचानक जो है वो सतह पर आ गए। उसमें आपके राजा भैया हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, हरिशंकर तिवारी परिवार है, गायत्री प्रजापति हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, राजकिशोर सिंह हैं, ये सब लोगों का कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो वो जो है रिटायर होकर राजनीति में बैठेंगे नहीं, वो लड़ेंगे ही। जी। तो संजीव भाई ने भी डिटेल में बताया कि किस तरह पहले जो है राजनीति का अपराधीकरण हुआ, लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, पहले बाहुबली नहीं थे, पहले जो है दबंग लोग हुआ करते थे गांव में। अब दबंग लोग कौन होते थे? जो गांव के जमींदार थे, जो गांव के बड़े लोग थे, उसमें जो है जमींदार भी थे, उनके साथ पंडित जी लोग भी शामिल थे। और ये उसमें सिर्फ ये होता था कि मैंने तो चंद्रशेखर जी के चुनाव में चंद्रशेखर जी के लिए बिहार के बलिया के ठाकुरों का जो है बूथ कैप्चर देखा है। पता चला कि जो है वहां गांव के 4 ठाकुर साहब बैठ गए और कोई भी सर्वहारा दिखाई पड़ा तो का हो वोट देवे आयल बड़ा ना मालिक, हम देखे आयल बानी की कैसे वोट होला, देख ले लो, जा निकल लो। ये सेशन तक के कार्यकाल में बलिया में हुआ, आपसे बता। लेकिन सेशन के हटने के बाद बलिया में चंद्रशेखर जी के लिए शंकर अग्रवाल वहां का डीएम था, एकदम डंके की चोट पर हुआ, पूरे भारतवर्ष में भले ईमानदारी से चुनाव हुआ हो। उसके बाद आपसे बताएं कि ये स्थिति जो है सारी जगह थी। जैसे जहां हम लोग हैं, हमारी छावनी है बिहार में, वहां हम लोग का 3-4 घर है, बाकी वहां यादव और जो है पासवान है। पता चला परिवार के 4 लोग जाके बूथ पे बैठ गए, कहो वोट ले बड़ा, वोट देख ला कैसन बा ना मालिक, आये नहीं देखे खाती कि कैसे होता, देख ले ला। तो जा खेत के कुल खेत बघार के कुछ नुकसान होता, जा तो नहीं देखा वहां जो मान लो खेती करा, इस तरह होता। जिसका जो है रूप धीरे धीरे दबंगई खत्म होने लगी, खेत लोगों के बिकने लगे,
जमींदारी का सब प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव खत्म होने लगा, तो फिर जो है वहां बिहार में हो गया कि जिस जाति का जिस बूथ पर बहुमत है, वो बहुमत यादव का भी हो सकता था, वो बहुमत ब्राह्मण का भी हो सकता था, वो बहुमत दलित का भी हो सकता था, वो बहुमत पासवान का भी हो सकता था, वो बहुमत किसी कोयरी का भी हो सकता था, कुर्मी का भी हो सकता था। वहां फिर उसके लिए लोग जो है कि संघर्ष ना हो, बूथ छोड़ देते थे। दूसरा, जब लोग चुनाव लड़ते थे तो ये देखते थे कि यहाँ जो है जो दूसरी पार्टी से कौन कौन जो है चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आ सकता है। और बूथ लूटने का जो मामला है, उसमें एक तथ्य और भी है कि जो बूथ लूट के वो अपना, वो तो मान लीजिए जो बूथ में कब्जा करके जो छाप करके वोट डाल रहे हैं वो एक अलग बात है, और एक बूथ लूट करके बैलेट बॉक्स लेके भाग गए, बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, ये दूसरी बात है कि दूसरे कैंडिडेट ने वहां कब्जा कर रखा है। तो आखिर आप निष्पक्ष चुनाव वहां कैसे कराएंगे? तो आप जब बूथ उसमें बैलेट बॉक्स में पानी डाल देंगे, या आप बैलेट बॉक्स में जो है वो क्या कहते हैं मतलब लेके भाग जाएंगे, तो फिर तो दोबारा चुनाव होगा, दोबारा बहुत ही फौज फाटे के साथ चुनाव होगा, तो उस पर कब्जा किसी का नहीं हो पाएगा। ये एक दूसरा मोडस ऑपरेंडी था। तो अब सवाल इस बात का है कि अभी अचानक जिस समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी के नाम पर चाचा भतीजे में अलगाव कर दिया था पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उस समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले जो कैंडिडेट घोषित किए उसमें अफजाल अंसारी का नाम। अभी जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें कई लोगों ने अफजाल अंसारी के लिए कहा कि साहब अफजाल अंसारी राजा भैया हैं, अलग से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ती है और ये 2 सीटों पर बहुत प्रभावी हैं। पिछली बार कौशाम्बी सीट पर इनके कैंडिडेट ने सपा को हरा दिया था 40-50 हजार वोट, क्योंकि 1.5 लाख वोट उसको मिला था, और इन दोनों लोगों को भाजपा और सपा को 3.5 लाख 3.5 लाख मिला था भाजपा को, उससे कुछ कम 3 लाख कुछ वोट मिला था सपा को, लेकिन 1.5 लाख ने फर्क डाल दिया। और मैं समझता हूं कि इस बार भी वो भाजपा से लड़ेंगे नहीं, वो जो है वो सपा को हराने के लिए लड़ेंगे। अब अभय सिंह है जो माफिया है, जिनको कहा जाता है कि मुलायम सिंह से बड़ा इनका जो है इनके ऊपर एहसान था, अब वो ताल ठोक करके राममय होके आ गए हैं। आपके राकेश कुमार सिंह हैं, आपके राजकिशोर सिंह हैं, अब गायत्री प्रजापति, ये तो खनन घोटाले में जेल में है, 5 साल पहले से जो है ये जेल में है, और इनके लिए जो है अखिलेश यादव को सम्मान आ गया गवाही देने के लिए 5 साल बाद। वो एक ठो आया था सीरियल बहुत पहले दूरदर्शन में, दादी माँ जागी, तो इस तरह सीबीआई जागी है और 5 साल बाद उनको जेल में है, और तब गवाही के लिए जो है उनको बुला रही गवाही के लिए। गायत्री प्रजापति की पत्नी अनुपस्थित हो गई अभी राज्यसभा में, सिर्फ इसलिए कि क्या पता भाजपा की जो है नजरें इनायत हो जाए गायत्री प्रजापति पर, और उनको जो है क्या कहते हैं लीनियंसी हो जाए, उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब से वो जेल में गए तब से वो बाहर नहीं आ पाए, तो अनुपस्थित हो गई। जो सपा के कैंडिडेट तीसरे हारे उसमें गायत्री प्रजापति की पत्नी का भी जो है एक वोट का योगदान। मायावती, बहन मायावती ने हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ रहेंगे, उनका लड़के जो आकाश आनंद है उनको जो है वो क्या कहते हैं वीआईपी सिक्योरिटी मिल गई। तो कहने का मतलब है दलित कोर्ट के नाम पर जो है आप उनको दबंग कहिए, आप उनको बाहुबली कहिए या जो कहिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो किया पूरा देश जानता है। गोंडा में वो भी है, बस्ती में राजकिशोर सिंह है, ये क्या किसी से कम है? अभी भी इनका जो है वो चल रहा है। आप पूरे प्रतापगढ़ में शराब का ठेका लेके जिसकी नीलामी होती है, आप शराब का ठेका लेके चला लीजिए तो मैं नाम अपना बदल दूंगा आपको। पूरे प्रतापगढ़ में जब आप सरकारी ठेका लेंगे तो ठेकेदार को जो है डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि जाके जो है भैया परिवार से जो है समझ लो कि तुम कर पाओगे कि नहीं। तो भैया परिवार है, भैया परिवार के साथ और भी लोग हैं, तो ये तो मेन है, और इनके साथ जो इनके छटुए लघुए भगुए हैं, तो ये सब संख्या 100 से ऊपर जा रही है। धनंजय सिंह है, अब धनंजय सिंह जनता दल यू में है, जनता दल यू अभी फिलहाल बीजेपी के साथ है, तो क्या जौनपुर की सीट धनंजय सिंह के लिए जो है क्या कहते हैं बीजेपी छोड़ेगी? अब जब लिस्ट में आएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि अब ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश को अगर बिहार में कम सीटें मिलेंगी तो नीतीश के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं। जैसे सपा को इन्होंने, कांग्रेस ने आपके मध्य प्रदेश में एक सीट दे दी है, आपके क्या कहते हैं
आप पार्टी को राजस्थान में सीट दे दी है, हरियाणा में एक सीट दे दी है, तो ये कुछ देन लेन में इधर से उधर हो जाएगा, तो क्या फिर धनंजय सिंह इनकी तरफ से लड़ेंगे? जो जोशी जी उन्होंने कहा था विधानसभा में कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो उस तरह सवाल की योगी जी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए कहा, क्या करेंगे? और क्षमा कीजिएगा, मैं योगी जी की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी जी को भी दबंग साधु माना जाता है। अब दबंग साधु को बाहुबली भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। हमारे हमारे समुदाय की चांदी है या नहीं है, लेकिन बात तो हम लोग बुद्धिजीवी वाली यहाँ ये कर रहे हैं ना, यहाँ समुदाय की रिश्तेदारी का मामला तो है नहीं। जो हकीकत है वो अपनी जगह पर कायम है, आपसे बता रहे। अब अगर कोई दलित जो है वो क्या कहते हैं बाहुबली हो, तो आप क्या करेंगे उससे? कैसे कह देंगे कि वो दलित नहीं है? कोई भूमिहार बाहुबली हो तो संजीव भाई कैसे कह देंगे कि जो है वो नहीं है? कोई क्षत्रिय दल जो है बाहुबली हो तो हम कैसे कह देंगे कि नहीं है? संजीव जी, आपको बताएं कि मैं विद्यार्थी था नहीं, एक सत्य और सुन लीजिए। इलाहाबाद से जो है विजय लक्ष्मी पंडित के इस्तीफा देने के बाद केशव देव मालवी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था शालिग्राम जायसवाल को। तब हम लोग अभी कक्षा 9 में पढ़ रहे थे, 8 में 9 में। तो एक दिन जो है वो हमारे टीचर जो राजनीतिक व्यक्ति थे सीएबी के, उन्होंने कहा कि आप चलो तुम लोगों को जरा दिखाएं कि कैसे चुनाव प्रचार होता है। वो बेचारे 8-10 लड़कों को लेके गए हम लोग गंगा उस पार फाफामऊ में। तो भाई साहब हम लोग जिस गांव में उनके साथ जाते थे, उस गांव में वो घर वाले पूछते थे कि आप लोग किसकी तरफ हैं? तो हम लोग कहते थे हम लोग किसी की तरफ नहीं है, हम लोग देखने आए हैं कि भाई यहाँ का फिजा क्या है। हम लोगों को ये राजनीतिक दीक्षा दे रहे हैं हमारे शिक्षक विपिन चंद्र चौधरी, आपके क्या कहते हैं दरभंगा साइड के जो है मैथिल ब्राह्मण थे, सीएबी में गणित पढ़ाते थे। वो केवल हम लोग को ले गए थे देखने के लिए कि देखो किस तरह जो है चुनाव प्रचार होता है, क्या होता है। आप विश्वास मानेंगे कि उस गांव के एक ठाकुर साहब का परिवार था, उस गांव में हम लोगों को कोई एक गिलास पानी मैंने उन गांव में पिलाने के लिए तैयार नहीं था। कि आप कांग्रेस के साथ हैं? हम लोगों का हम लोग किसी के साथ नहीं। तो बोले फिर आप हमारे दरवाजे से चले जाइए, ठाकुर साहब हमारा घर उजाड़ देंगे। ये आजादी के बाद की स्थिति है सर। और ठाकुर साहब जो है कोई वो नहीं थे कि वहां के कोई जो है दादा थे और दबंग थे। वो जो है क्या कहते हैं मतलब गांव के जो है रसूखदार व्यक्ति थे कि उनके साथ सामने जो है गांव में जो है पत्ता भी नहीं हिलता था। तो इस तरह धीरे धीरे जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, तो फिर अपराधी का राजनीतिकरण हुआ। जो अपराधी आपके लिए या जो दबंग लोग आपके लिए जो है वोट का जुगाड़ करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। अब आप ये सोचिए कि अतीक अहमद का जो है अगर मुठभेड़ में मौत न हुई होती पुलिस हिरासत में, तो अतीक अहमद, उनके भाई असलम, ये सारे लोग चुनाव में खड़े होते। आपके पूजा पाल के हस्बैंड, जो पूजा पाल जिन्होंने अभी विरोध किया था, उनके जो राजू पाल थे, राजू पाल नेगेटिव वोट से जीते थे, और राजू पाल खुद भी छोटे मोटे माफिया थे। राजू पाल जीवित होते तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ते? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं, सारे जगह की ये हालत है। आपको बता रहे क्यों? क्योंकि सब होने के बाद उनको लगता है कि जब तक राजनीतिक सत्ता हमको नहीं मिलती, तब तक हमारा जो है दिग्विजय अभियान जो है वो थोड़ा कमजोर है। अभी अश्वमेध का घोड़ा जो है तब माना जाएगा कि अश्वमेध के घोड़े ने सब जग जीत लिया, जब हम भी राजनीति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आपने कितनी बार सुना है कि जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, ब्रजेश सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं, ब्रजेश सिंह ने जो है विधान परिषद में सवाल पूछा है। राजा भैया तो कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने अभय सिंह को विधान सभा में सवाल पूछते हुए देखा है? अफजाल अंसारी तो कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने कभी जो है राकेश कुमार सिंह, गायत्री प्रजापति तो जो है खनन घोटाला में खाली पैसे ही बनाने में लगे थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह इतने दिन से सांसद हैं, आपने कभी देखा दिल्ली में कितना सवाल उन्होंने पूछा? इन्होंने जो पंचायत है, हमारी जो राष्ट्रीय पंचायत है, जो प्रांतीय पंचायत है, इन लोगों के प्रवेश से राजनीतिज्ञों को भी या सत्ता पक्ष को भी सुविधा हो गई कि ये लोग जीत के आएंगे, ये लोग कभी कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे आपके बता। और सब सरकारें सवाल से ही डरती हैं। आपको ये केवल अपने जो है वो क्या कहते हैं मतलब हवा पानी में ही लगे रहेंगे, अपनी जो है कीर्ति पताका फैलाते रहेंगे, जो है आपके बता रहे सरकारी मेहमान रहेंगे। पुलिस वाले इनके आमने सामने जो है वो क्या कहते हैं दुम हिलाते घूमेंगे। जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर जी हुजूर कहते रहे। कितने जिला मजिस्ट्रेट और जो है कमिश्नरों में दम है कि वो किसी बाहुबली के खिलाफ जाकर के कुछ करे? तो ये स्थिति है सर जी। संजीव जी, बिहार को तो अभी भी जानते हैं, अभी
बाबा आनंद सिंह जेल में है, आनंद मोहन सिंह बाहर घूम रहे हैं। अभी मनोज झा के बारे में बोले थे राख लगा के जीव निकाल लेते वो ठाकुर के कुआं वाले पर। सवाल ये है कि अगर वामपंथी दलों को छोड़ दें तो बाकी राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि उसमें अब तो आजकल ईवीएम भी कैप्चरिंग हो रहा है, ईवीएम भी लूटा जा रहा है, तो मजबूरी हो गई है कि ऐसे लोगों को टिकट देंगे तभी हम जीत पाएंगे। सुचिता और जो पहले होता था कि इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट लोग, पैसे नहीं होते थे लेकिन तब भी लोग चुनाव लड़वा देता था चंदा दे के। हमारे सामने तक की बात है, कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला। जी जी सर। एक समय पार्लियामेंट में देश में चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो या और कोई हाई कोर्ट हो, उसके चोटी के वकील लोकसभा और राज्यसभा में जाते थे। आज की डेट में कितने वकील हैं जाने वाले? जो जाने वाले हैं उनको लोगों ने हरा दिया। मालिक कपिल सिब्बल दिल्ली से जीत के जाते थे, उनको हरा दिया, ठीक है, और राज्यसभा में जुगाड़ से पहुंच गया। अभी अभिषेक मनु सिंह भी हार गए, फिर मान ली कांग्रेस से थे। और बताइए कौन चोटी के वकील जाते हैं? पहले CR दास, TR दास, कुंजरू, पता नहीं कौन कौन गैलेक्सी थी जो है वो हाई कोर्ट संसद में जाने की, जो बहस भी करते थे। अभी कोई है ना? अब तो बाहुबली लोग हैं जिनको जो है बुद्धि नाम से जो है कोई मैंने वही नहीं है, इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि कहां से जो है 99 का फेर चले। संजीव जी। जी देखिए, अब हम लोग कुछ दूसरी बातों पे आए हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए क्या क्या चीजें हुई इस देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि 1993 में NN बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। बोहरा कमेटी ने पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को लेकर बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी 1993 में। फिर 1997 में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए और स्पेशल कहा कि इनको प्रोसिक्यूट करो जो जिनके ऊपर मुकदमे हैं, और स्पेशल MP MLA कोर्ट्स भी बनाए गए इस देश के अंदर और उस पर कार्रवाई हो रही है, छिटपुट सजाएं भी हो रही है। और वो जहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम्स को वो इतने प्रभावी अपराधी हैं कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज में और पॉलिटिकल उसमें क्या कहा जाता है, कानून का मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन के कहीं मैनेज करके वो सारी चीजों को टाले जा रहे हैं। आपको बहुत सारे गंभीर अपराध में जो फंसे हुए जो विधायक और सांसद हैं उनके मुकदमों को भी देखिए कि उसको डिले कराने के लिए वो हर टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो एक तो जो जिस तरीके से बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कोई भी गवर्नमेंट अमीर नहीं रही। हम सिंपल बात ना करें कि ये छोटे छोटे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं वो टिकट ले रहे हैं और बाहुबली हैं, लेकिन जो अब तक ऑलरेडी मुकदमों में फंसे हुए लोग हैं और जिन पे ऑलरेडी कई रिकमेंडेशंस आ चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने या राज्यों के सरकारों ने आज तक क्या किया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे अभी तक कोई गंभीर बातचीत कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है। और हमको तो लगता है कि अब तो बहुत सारे लोगों को बोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं मालूम होगी, न्यू जनरेशन को तो एकदम ही नहीं मालूम होगी ये रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये रिपोर्ट 1993 में आया था। जो 1993 और 94 में जब पैदा हुआ होगा उसको तो पता भी नहीं होगा कि राजनीति के अपराधीकरण और एक जो क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है उस पर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट इस देश के अंदर आई और उस रिपोर्ट पे आज तक गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और अपराधियों का एक देखिए पंडित नेहरू जब थे तो उनकी एक बड़ी अहम इच्छा होती थी कि अगर हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो दुनिया भर के जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट जो इंडियंस हैं उनको लेके आए। कई लोगों को लेके भी आए, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बना होगा, JNU में भी बना होगा, तो बहुत सारे बाहर से लोगों को, साइंटिस्टों को लेके आए, एजुकेशन के लोगों को लेके आए कि भारत में हम लोगों ने कुछ काम करना है। उसी ढंग से राजनीति में ऐसे लोगों को लाया गया था, बुलाया गया जो देश के लिए बहुत कुछ सोचते थे और राजनीति में अच्छे लोगों की तलाश राजनीतिक दलों को होती थी। और चाहे कांग्रेसी रहे हो चाहे गैर कांग्रेसवाद के लोग रहे हो, सब में अच्छे लोगों की एक भरमार थी। अगर आप नेहरूियन और कांग्रेस की बात करेंगे तो उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, और अगर उनके अपोजिट पार्टियों की बात करेंगे, चाहे कामरेड बात करें, चाहे दूसरे दल के लोगों का बात करें, वो तमाम लोग जो थे उसमें एक बड़ा इंटेलेक्ट होता था, वो बहस करते थे, वो तमाम मुद्दों पे डिबेट करते थे। और उस समय आप देखिए कि उसी का देन था कि पार्लियामेंट जो है 5 साल में 5 साल में ऑन एवरेज मतलब एक साल में 300 मतलब कि
500 मतलब कि 5 साल में नियर अबाउट 400 600 700 दिन तक चले हैं पार्लियामेंट। आज 5 साल में एवरेज आपका पार्लियामेंट का सेशन कितने दिन चला? 257 या 70 दिन चला है 5 साल में। मतलब कि 12 50 60 महीने में मात्र 247 दिन या 270 दिन। क्यों ऐसा हुआ स्थिति? राज्यों में तो 3 सेशन बुलाया जाता है दिन में, साल में। हमको लगता है बजट सेशन होता है, एक आध 2 सेशन फॉर्मेलिटी राज्यों में विधानसभा में पूरी की जाती है। अगर आप देखिए तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का शॉर्ट सेशन होता है, 20 दिन 25 दिन का कहीं सेशन नहीं होता किसी राज्य में। अगर आप पूरी स्टडी करके देख लीजिए क्यों हो रहा है ऐसा। इसलिए हो रहा है कि आपके पास अब बहस करने वाले इंटेलेक्ट नहीं है। आपके मुख्यमंत्री ऐसे लोग बन रहे हैं जिनका कैलिबर नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो देश को चला रहे हैं उनके अंदर भी कैलिबर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर उनके अंदर भी कैलिबर नहीं है कि वो पार्लियामेंट को ढंग से चला सके। और उन परिस्थितियों में क्या होता है कि आपके पास फिर इस तरह का ही स्टफ आएगा पॉलिटिक्स में, जिस तरह के मतलब कि जो लोग हैं। और फिर अब ये देखिए कि जो अपराधियों का राजनीतिक सिस्टम देखिए कितना जबरदस्त है। ये हर पार्टी के प्यारे हो जाते हैं। जैसे हम एक ही उदाहरण देते हैं, अनंत सिंह का उदाहरण ले लीजिए। अनंत सिंह नीतीश जी के भी प्यारे थे। नीतीश जी का लोकसभा मैनेज करते थे बाढ़ से। और नीतीश जी को अगर आप फोटो देखिएगा अनंत सिंह को, तो नीतीश जी को अनंत सिंह तौल रहे हैं किसी चीज से, मोटा कोई सिक्का से तौल रहे हैं, पता नहीं किससे। अनंत सिंह नीतीश जी से प्यारे होते होते लालू यादव के भी प्यारे हो गए। आपको याद होगा कि लालू यादव ने अनंत सिंह एक हत्याकांड में फंसे हुए थे और लालू यादव ने कुछ टिप्पणी करी थी, तो एक जहानाबाद के सांसद ने कहा था, जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के, हम छाती पे चढ़ जाएंगे। तो लालू यादव ने लोकसभा से मंच पे बोला था। अब देखिए उसी अनंत सिंह की खासियत देखिए, वही अनंत सिंह लालू यादव के प्यारे हो गए वहां पे। और लालू यादव का मेहरबानी था इस पार्टी का, अनंत सिंह की पत्नी को लोकसभा भी लड़ाया गया। और फिर अब देखिए अनंत सिंह फिर देखिए पलटी मार के अब जदयू के प्यारे हो गए हैं, नीतीश जी के संकट मोचक हो गए। और आनंद मोहन साहब भी कि सारे दलों में गए हैं घूम फिर के, कोई भी ऐसा नहीं है एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो। तो अब ये देखिए कि ये आनंद मोहन की मजबूरी है इनका साथ जाना, या इन पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी है कि आनंद मोहन, अनंत सिंह, प्रहलाद यादव जैसे लोगों को अपने साथ लेना, या दोनों की मजबूरी है एक दूसरे का साथ देना और मौके के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से गठबंधन को करना। और मैं समझता हूं कि अब जो आप डिबेट का लेवल देखिए, अगर राजनीति का अपराधीकरण नहीं होता तो आप विधानसभा में डिबेट का लेवल देखिए, और उस डिबेट के लेवल का इम्पैक्ट चैनलों पे पड़ रहा है, पत्रकारों पे पड़ता है। पत्रकार का भी हो रहा है, उसमें मारपीट भी हो रहा है, उसमें मारपीट हो रहा है। और पत्रकारों का डिबेट देखिए ना, आप शाम से सुबह तक जर्नलिस्टों का डिबेट देखिए टीवी चैनलों में, यूट्यूब हो चाहे राष्ट्रीय चैनल हो। 4 विधायक उधर चले गए, 5 विधायक और आएंगे। पिछले 6 महीने 8 महीने क्या पूरे डिबेट उठाइएगा तो उस डिबेट में बिहार का पब्लिक, बिहार की जनता, बिहार के स्वास्थ्य, बिहार की शिक्षा, बिहार की सड़क, बिहार का अर्बन प्लानिंग, कहीं कोई डिस्कशन में नहीं है, किसी भी चीज का डिस्कशन में नहीं है। सिर्फ विधानसभा के ये 10 बाहुबली विधायक, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अखिलेश सिंह, ये डिबेट अगर 24 घंटा में तो 23 घंटा ये खा रहे हैं, और इनके साथ जो बाहुबली विधायक है वो खा रहे हैं। तो आप देखिए कि देश की राजनीति की ये दिशा हो गई है कि विधानसभा में ना कोई गंभीर डिबेट होता है, और ना विधानसभा के अंदर से बाहर जब उसको डिबेट पे, जब अगर डिबेट होगा तो डिबेट सामने आ जाएगा। क्योंकि डिबेट ही नहीं होता तो टीवी चैनल वाले बेचारे टीवी चैनल वाले भी वही करते हैं, जो चल रहा है उनको भी टीआरपी लेनी है, तो वो बाहुबलियों पे अपना टीआरपी ले रहे होते हैं। ये मजबूरी हो गई है इनकी राजनीति में। जेपी सर, फाइनल कमेंट। देखिए सर, फाइनल बात यह है कि अब राजनीतिक दलों को एन केन प्रकार किसी भी प्रकार अपना संख्या बल बढ़ाना है, उनको डिलीवर करने से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो ईवीएम पर कब्जा कर सकते हैं, वो बैलेट बॉक्स लूट सकते हैं, वो जो है बाहुबलियों को ही मैक्सिमम टिकट दे सकते हैं। वो बाहुबलियों को इसीलिए नहीं पालते कि वो चुनाव जीतेंगे, वो इसलिए भी पालते हैं ताकि उनके विधायक या दूसरे के विधायक जिनको कब्जे में लेना है। आपको याद होगा कि बहन मायावती के विधायक जब स्टेट गेस्ट हाउस में थे
तो उनको लेने के लिए अतीक अहमद जैसे लोग गए थे उन विधायकों को वहां से खींच के लाने के लिए। अतीक अहमद क्या थे? ठीक है वो सपा की बात थी, लेकिन अब जो हकीकत है वो तो अपनी जगह पर कायम है। अखिलेश यादव ने जो है पिछले चुनाव में कहा कि हम किसी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, अफजाल को नहीं टिकट दिया, उसके लिए उनकी पार्टी में विभाजन भी होगी। तो आखिर उनको कौन सी मजबूरी हो गई कि उन्होंने अफजाल अंसारी को इस बार टिकट दे दिया? आपके राजभर जो है शामिल हुए हैं, और राजभर के पार्टी में जो है वो क्या कहते हैं, मुख्तार अंसारी का लड़का भी जो है उनके साथ जो है बीजेपी में शामिल हो गया है। तो बीजेपी की कौन सी मजबूरी है कि जो है मुख्तार अंसारी के लड़के को, जिसके लिए वो इतना उनके पीछे पड़ी है, उनके लड़के को राजभर के साथ अपने यहाँ शामिल कर लिया है। अभी जो है चर्चा चल रही है कि राजभर मंत्री बनने वाले हैं, तो मंत्री बनेंगे तो जो उनका लड़का उनके साथ शामिल है, क्या उसको वो माइनस कर देंगे? इस तरह बहुत लोग हैं, और बहुत लोग जो है वो राजनीतिक बियाबान में या मतलब दिवंगत हो गए या चले गए। आप देखेंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बहुत बहुत दबंग। अब मान लीजिए कि जिस तरह का प्रोजेक्शन शाहजहां शेख के बारे में कलकत्ता में हो रहा, लग रहा है कि बहुत बड़ा माफिया और बहुत बड़ा बलात्कारी और पूरी गांव की औरतों तक उठा लेता था इस 21वीं शताब्दी में, वो भी कलकत्ता जैसे या बंगाल जैसी जगह पर जहां राजनीतिक जागरूकता इतनी ज्यादा है। तो आप उसको क्या मान के चलेंगे? बाहुबली मान के चलेंगे या जो है उसको बिल्कुल एक साधारण आदमी मान के चलेंगे? तो क्या चलेंगे? इसमें कोई भी दल, कोई भी वो, आप महाराष्ट्र के ही बहुत से नेता हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे एक जमाने में जो है वहां जो है दूसरे दूसरे माफिया रहे हो, वहां महाराष्ट्र में आप किसी से पूछेंगे सबको मालूम है कि किसका किसके साथ संबंध रहा। वो उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करते थे, वो उनके लिए जो है क्या कहते हैं बूथ मैनेज करने की व्यवस्था करते थे, और बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। दाऊद इब्राहिम के साथ ही पता नहीं कितने राजनीतिज्ञों का नाम जोड़ा जाता है, और उसमें ये कोई नहीं है कि वो जो है वो क्या कहते हैं विपक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के ना हो, सत्ता पक्ष विपक्ष सब उसमें बराबर से शामिल। वो शामिल होना अपनी जगह पर है और वो संबंध अपनी जगह पर है। वरदराजन मुदालियर जो है वो बॉम्बे का वो था, वो दक्षिण भारत का था, उसके कितने लोगों से संबंध थे? तो इस तरह किसी का नाम सामने आया, किसी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जो सुचिता की राजनीति करने के लिए राजनीति पे नहीं आया है। सबको एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, और उस चुनाव जीतने के लिए चाहे जो चीजों का प्रयोग करना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है क्या कहते हैं अपने साध्य को पाने के लिए उसने किस किन गलत साधनों का प्रयोग किया। ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी आज की डेट में हो गई। चलिए आप दोनों, जी जी हाँ संजय जी। हाँ, मैं एक बात करूंगा कि जब राजनीति में जब बाहुबली करते हैं तो बाहुबली के साथ साथ जो राजनीति में जो 2000 के बाद जो बहुत बड़ा चेंज आया है, तो सिर्फ बाहुबल राजनीति को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये यूपी बिहार का फैसला है। जो देश के जो बाकी राज्य हैं, अब उड़ीसा में बाहुबली और क्रिमिनल्स आपको जीतते हुए नहीं दिखेंगे। आप वहां पे क्या हुआ है, कई राज्यों में एक है कि धन बली प्लस कॉर्पोरेट फाइनेंस्ड कैंडिडेट, ये भी एक सच्चाई है, और ये देश में बहुत तेजी से प्रचार इसका मतलब कि प्रसार हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये बाहुबलियों को खाते जाएंगे। ये जो सामने जो क्रिमिनल्स दिख रहे हैं ना, इनको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जो ये कॉर्पोरेट कंट्रोल पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट है, को सूट नहीं करता है ना, कॉर्पोरेट को सूट हाँ, नहीं करता है, पढ़ा लिखा शरीफ लोग। और कॉर्पोरेट के पास इनसे बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब कॉर्पोरेट जो है वो जो है राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दलों में अपने 10-10, 20-20 कैंडिडेट सहूलियत के हिसाब से डाल रहे हैं। वो कॉर्पोरेट के फाइनेंस होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं थोड़े से, उनका शकल बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, और कई राज्यों में वो अलग अलग तरीके से घूम रहे होते हैं। जैसे बिहार में भी आजकल एक घूम रहे हैं, वो कॉर्पोरेट कंट्रोल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नमूना है जो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और वो जो है वो इन बाहुबलियों को साफ करेंगे जनसुराज के नाम पे, जनसुराज के नाम पे वो बाहुबलियों को साफ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कॉर्पोरेट दिमाग है। तो आने वाला जो 10 साल है वो धीरे धीरे बाहुबलियों को साफ कर देखते जाइएगा। धीरे धीरे जो राजा भैया कौन भैया जो नजर आ रहे हैं ना, जो धीरे धीरे 15 साल का इनका टाइम है। 15 साल के बाद इनका सबका सफाया हो जाएगा। या तो ये अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इनको रगड़ देगा, कॉर्पोरेट का इशारा होगा तो, और उनके कॉर्पोरेट के जो चिड़िया होंगे वो हर राजनीतिक दल में आपको विधानसभाओं लोकसभाओं में बिठाए हुए नजर आएंगे। ये चीज को ध्यान रखिएगा।
ये बाहुबलियों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वही बाहुबली सर्वाइव करेंगे जो अपने राज्य के टॉप के कुछ एरिया के माफिया होंगे, जो टॉप का लीकर का होगा 500 करोड़ का, टॉप का बालू माफिया होगा 500 करोड़ का। इस तरह के कुछ लोग सर्वाइव कर पाएंगे और चलिए, छोटे तो छोटे बाहुबली साफ हो जाएंगे। सामंतवाद को पूंजीवाद टेक ओवर करेगा। हाँ, जी, लगभग 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 उसी एंगल से ले लीजिए। देखिए, बात अपराधी के साथ कारपोरेट किया गई है, जिस पर आपको अलग से भी आप करते तो इसमें भी काफी मटेरियल हाँ, है, कर लेकिन अब लेंगे। प्रसंग, हाँ, प्रसंगवश मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ। आपने ये सुना है अगले ना कि एपिसोड। इंदिरा गांधी के कैबिनेट में केजीबी और सीआईए के एजेंट थे, कैबिनेट में। ये सुना है कि नहीं सुना? हम्म। और तमाम लोगों पर जो है उंगली उठती थी कि ये केजीबी के एजेंट है, ये सीआईए के एजेंट है। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सस्पिशन हमेशा रहा। जब यूपीए में 2 वित्त मंत्री थे, बारी बारी से, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जब हटे थे, या प्रणब मुखर्जी जब थे ही, तो उनके जो है क्या कहते हैं, आपके ऑफिस में वित्त मंत्रालय के दुनिया भर के बक्स लगे हुए मिले थे, जो है क्या कहते हैं, जिससे मतलब जासूसी हो रही थी। कौन करा था जासूसी? प्रणब मुखर्जी के बारे में पूरा देश जानता है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, धीरू भाई अंबानी के पेरोल पर थे, और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बने। चिदम्बरम के बारे में कौन नहीं जानता? या इसी तरह और जो नेता लोग हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता? आपसे बता दें, कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। जो ये लोग टॉप पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान सेवक के बारे में कौन नहीं जानता कि कहां कहां उनकी कोर दबी हुई है? जब प्रधान सेवक की दबी हुई तो बाकी लोगों के बारे में आप क्या बात करें? जी, किसके लिए मनाही है? जो जो पार्टी के नियंता हैं, वही जो है उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, तो बाकी दूसरे लोग क्या करेंगे? आप बता दें। दूसरे लोग तो वो जो है क्या कहते हैं, जो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, जो एक एक जो है वो जो फर्जी चित्र दिखाया जा रहा है, चाहे वो राम का चित्र हो या चाहे वो मस्जिद का चित्र हो, चाहे जो हो, उसके उसमें क्या कहते हैं, मतलब व्यामोह में पड़े हुए हैं। उनको ये क्या फर्क पड़ता है कि कौन आदमी किसका है? मुझे मालूम है, प्रयागराज में डॉक्टर लोहिया के चुनाव लड़ने का हम लोग विद्यार्थी थे, और इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी का संसोपा था, मैंने कई नाम से थी, बदल बदल के। उसके जो है 14 में से 7-7 8-8 विधायक जीतते थे। क्यों? क्योंकि काफी हाउस से लेके हर जगह बहस होती थी, और मैं ये देखता था, मुझे जरा भाषण सुनने में अच्छा लगता था। इलाहाबाद में पीलू मोदी से लेके पता नहीं किसका किसका भाषण हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के सभागार से लेके पीडी पार्क में सुना होगा। तो ये लोग खुलेआम चंद्रशेखर जी के बारे में है कि बेड़ा पर सवाल उठाते थे, और जब वोटिंग उसका टाइम आता था तो हट जाते थे। चंद्रशेखर जी, जिनके बारे में लोगों की बड़ी जो है मतलब अच्छी धारणा है कि जो है वो जमीन से उठे थे, और जो है वो जब भाषण देते थे तो कहते थे कि जो झोपड़ी में जो है दिया पहुंचाने का जो है वो लच्छेदार जो है बोलते थे। बलिया से जो आपका बस, जो आपका क्या कहते हैं, डग्गा मार चलनी शुरू हुई, उसमें चंद्रशेखर जी के परिवार का योगदान है। मैं बलिया का हो गए, छतरी हो गए, ये बात कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि कोई राजनीति में दूध का धुला नहीं है कोई। अच्छा, यही जब बीपी सिंह हटे थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, तो एक किताब दिल्ली के किसी जो है विद्वान ने लिखी थी, जो किताब मार्केट से गायब हो गई, कि वीपी सिंह जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक पीएमओ में एक भी अटैची वाला कारपोरेट नहीं दिखाई पड़ता था, और चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने, जितने दिन भी रहे, वहां अटैची वाले कारपोरेट दिखाई पड़ते थे। तो क्या है इसका मतलब? और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी की सरकार थी। क्या है इसका मतलब? क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप बताइए इसका अर्थ क्या है? ये निरर्थक वो है? अटैची अटैची में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई ले गए थे। चंद्रशेखर जी आयुर्वेदिक दवा लेते थे। नहीं, तो ये इसी होम्योपैथी तरह है सर, आपसे बता रहे हैं, बहुत लोगों के बारे में मिथक बनाया गया है, लेकिन जब आप भीतर घुस के देखेंगे तो पता चलेगा कि झोल में जो है बहुत बड़ा पोल है। और कारपोरेट के एजेंट जो है वो पूरी राजनीति में है। वो कारपोरेट खुद ही जो थोड़ा सा जो है चढ़ता है और लगता है कि प्रॉमिसिंग है, उसको कारपोरेट जो है वो क्या कहते हैं, बाई हुक बाई क्रुक पैसे से अपने साथ जो है वो क्या कहते हैं खरीद लेता है। अब आप ये सोचिए, अभी अभी लेटेस्ट खबर चल रही, आंध्र प्रदेश के एक रिटायर जज ने अमेरिका में अपने और अपने परिवार को जो है क्या कहते हैं डिसेंटली इस्टेब्लिश करने के लिए 2 एजेंटों को करोड़ों रुपया दिया, जो है भाजपा का बांड खरीदने के लिए। अब वो बांड नहीं खरीदा गया, तब तक बांड पर रोक भी लग गई। अब वो बात उन्होंने पब्लिक डोमेन में आ गई, उन्होंने एफआईआर कर दिया। तो क्या भाजपा, सवाल है कि नहीं है कि क्या भाजपा ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं कि जो लोग महत्वाकांक्षी हैं उनसे पैसा लेके
और उनको जो है क्या कहते हैं मतलब स्थापित कराए। जी ये सवाल उनसे ज्यादा भाजपा पर है, जिसको ये कहना चाहिए कि जो है हमसे इससे कोई मतलब नहीं। कहा अभी तक? ना, अभी तक आपने सुना नहीं होगा। तो ये इतना बहस का लंबा मुद्दा है सर कि ये इसको चलिए जो है अगला मतलब बहुत एपिसोड हम लोग कॉर्पोरेट में आसानी करेंगे। से समेटा नहीं जा सकता, आपसे बता। नेक्स्ट एपिसोड कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिक्स। जी शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, ये गर्मा गर्म बहस, जानिए बूथ कैप्चरिंग और बाहुबलियों का इतिहास, और सुनिए और सुनाइए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं जल्दी।